हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के 47 पार्ट की। अपन बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। डियर फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है मेरी कि अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और सेशन में जुड़ने की कोशिश कीजिए। साथ में इन क्वेश्चन को आप लगाइए जिससे आपको अपने आप को अपन जान सके कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाले जितने वीडियो उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप अपने जीएस नॉलेज को गेन कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज अपन बढ़ते हैं अपने इस 47 पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी है। आपको बताना है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में बताना है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है। नंबर 1, एड्स से बचने की रक्षा पद्धति। 2, खाद्य पदार्थों की प्रजाति को विकसित करने की विधि। 3, आनुवांशिक रोगों से पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक। और 4, मोतियाबिंद से बचाव की तकनीकी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर जो जैव प्रौद्योगिकी होता है उसको बताता है। तो फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, मोतियाबिंद से बचाव की टेक्निक है। यानी कि जो मोतियाबिंद, जो आंख में एक बीमारी होती है मोतियाबिंद, जिसमें अपने को एक जगह हमारे जो लेंस खराब हो जाता है और हमें दिखना बंद हो जाता है, तो वो उस मोतियाबिंद को बचाव के लिए जिस टेक्निक का यूज करते हैं उसे जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज अपना सेकंड क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, उनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आप उनमें से कौन सा ऐसा कथन जो सही नहीं है उसको आपका चूज करना है। तो नंबर 1 है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। 2, मांसपेशी व अस्थि के जोड़ लिगामेंट कहलाते हैं। 3, मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियां 22 होती है। और 4, टेंडन अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। तो फ्रेंड्स, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है इसका आपको चूज करना है। तो इसके राइट आंसर को जाने तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 2 और 4। यानी कि मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी होती है, वो सबसे बड़ी मनुष्य के शरीर की हड्डी वो है हमारी जांग की हड्डी जिसको फीमर कहा जाता है। और टेंडन एक ऐसा लिगामेंट होता है हमारे शरीर में, हमारे अपनी जो अस्थियों में जो अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है। क्या आपने देखा होगा जो अपने जो अस्थि जहाँ से, जैसे यहाँ की अपन बात करें तो यहाँ से अपनी अस्थि मूव कर रही है, यहाँ से जुड़ी हुई है, तो इन्हीं इन अस्थियों को जहाँ पर भी अपने कोहनी की बात करें, अपने एल्बो की बात, अपने शोल्डर की बात करें, तो उस स्थिति में इनकी हड्डियों को जोड़ने में जो साधन होता है उसको टेंडन कहा जाता है। ओके फ्रेंड, बात करें जो मांसपेशी अस्थि को जोड़, जो लिगामेंट, यानी कि मांसपेशी अस्थि के जोड़ को लिगामेंट नहीं कहा जाता है। और मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें कुल अस्थियां होती हैं वो 22 ना होके 29 होती हैं। ओके फ्रेंड, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि मनुष्य में जो खोपड़ी होती है उसमें कितनी अस्थियां मौजूद होती है। तो उसका राइट आंसर 29 होता है, ना कि 22। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 2 और 4। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए, उनमें से बताने इनमें से कौन सा है जो एक दूसरे से सुमेलित नहीं, एक दूसरे मिलान नहीं करता है। नंबर 1, अर्धसूत्री विभाजन, इसमें 2 द्विगुणित कोशिकाएं बनती है। 2, सर्वाधिक हरित लवक, यानी कि पेलिसेड पेरेनकाइमा नामक के उत्तक में सबसे ज़्यादा हरित लवक पाया जाता है। 3, जीवद्रव्य एक कोलाइड घोल होता है। और 4, डीएनए, जो पादप कोशिका की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में, तो जो पादप कोशिका में तो ये हरित लवक केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक दूसरे से मिलान नहीं करता, एक दूसरे से मैच नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, अर्धसूत्री विभाजन, जो यानी कि जिसके अंदर 2 द्विगुणित कोशिकाएं नहीं बनती हैं, क्योंकि इसको जो अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसको मियोसिस कहते हैं, तो इसके अंदर
दो अवगुणित कोशिकाएं न बन के आधी अगुणित कोशिकाएं बनती है, यानी कि अर्धसूत्री, यानी कि आधे सूत्रों के द्वारा जो कोशिका का विभाजन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इसमें दो द्विगुणित कोशिकाएं नहीं बनती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। इसके अलावा जो सर्वाधिक हरित लवक होता है वो पेलिसेड पेरेन्काइमा ऊतक में पाया जाता है। जीवद्रव्य एक कोलाइडी घोल होता है, और जो पादप कोशिका में डीएनए की बात करें तो हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक, इन सब में क्या पाया जाता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का मिलान कीजिए। आपके सामने कुछ कूट दे रखे हैं, उनमें से आपको मिलान करना है कि कौन सा किसका सही है, तो और राइट आंसर देना है। नंबर 1 आत्मघाती थैली गोल्जी को, नंबर 2 कोशिका के प्रबंधक लाइसोसोम, 3 कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया, और 4 कोशिका की ट्रैफिक पुलिस राइबोसोम, और 5 प्रोटीन फैक्ट्री केंद्रक। तो डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत पहले भी मैंने एक को आपको डिटेल से एनालिसिस किया हुआ है। तो अगर मेरे पिछला वीडियो आपने पीछे के वीडियो देखे हैं तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका अवश्य राइट आंसर बताइए। अपन बढ़ते हैं इसके राइट आंसर की ओर। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 25314। अपन जान लेते हैं कि इसका राइट आंसर कैसे होगा। आत्महत्या की थैली होती है, जो लाइसोसोम होता है उसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली। बात करें कोशिका के प्रबंधक की, यानी कि कोशिका का जो मैनेजर होता है, जो डायरेक्टर होता है, वो कौन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 5th केंद्रक, यानी कि केंद्रक को कोशिका का प्रबंधक कहते हैं। बात करें कोशिका का बिजली घर, तो ये आप सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। कोशिका के ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो गोल्जी को, यानी कि जो गोल्जी बॉडी होती है उसको कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। बात करें प्रोटीन फैक्ट्री, तो जो राइबोसोम्स होते हैं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो उसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 25314। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषी उत्पाद स्थानांतरित होते हैं। आपको बताना है जो प्रकाश संश्लेषी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ट्रांसफर कैसे होता है, किनके जरिए होता है। नंबर 1 चलनी नलिकाओं द्वारा, 2 सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा, 3 जाइलम वाहिनिकाओं द्वारा, और 4 फ्लोएम द्वारा। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है जो प्रकाश संश्लेषी उत्पाद होते हैं उनका ट्रांसफर किस तरह से होता है, किसके जरिए होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 चलनी नलिकाओं द्वारा, यानी कि जो चलनी नलिका है, जो पादप कोशिका में जो चलनी नलिकाएं प्रेजेंट होती हैं उनके जरिए जो प्रकाश संश्लेषी उत्पाद होते हैं उनका एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर होता है। ओके फ्रेंड, बात करें अपन जाइलम वाहिकाओं की, जो जाइलम वाहिकाओं का कार्य होता है, ये जो जल होता है उसको पौधों के विभिन्न भागों तक, जड़ों से लेकर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है कौन, जाइलम वाहिकाएं। बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम होता है वो पौधों में जो खनिज लवण होता है, पौष्टिक पदार्थ भोजन होता है, उसको पहुंचाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम ऊतक करता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन कम होता है जब, यानी कि आपको बताना है कि जो पौधों में जो वेपोराइजेशन की क्रिया है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, वो कम होती है। ऐसी कौन सी कंडीशन क्रिएट होती है कि जिस स्थिति में पौधों में वेपोराइजेशन की क्रिया कम होती है। नंबर 1 वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, 2 वायु का वेग अधिक होता है, 3 कोशिका में जल की अधिकता होती है, और 4 वातावरण परिस्थितियां शुष्क होती हैं। तो फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर को जाने तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, यानी कि जो अपना जो एनवायरमेंटल हमारा जो टेम्परेचर वायुमंडल है उसमें अत्यधिक आर्द्रता होती है, उस कंडीशन में पौधों में वाष्पोत्सर्जन कम होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बेहोशी की दवा, 2 कोडीन रबर का स्रोत पदार्थ, सी क्रोचुक लौंग का सुगंधित तेल, और 4 यूगेनोल हार्मोन। तो फ्रेंड, इसका आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी कि 4-1
टू थ्री। तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो एक हार्मोन होता है और ये सेक्स हार्मोन होता है जो मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो मेल्स में विभिन्न प्रकार के जो नए नए लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, अत्यधिक बालों का उगना, सीने पर, हाथों पे, पैरों पे, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर बालों का उगना, आवाज़ का भारी होना, ये सारे जो लक्षण देखने को मिलते हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से देखने को मिलते हैं। ओके फ्रेंड, बात करें कोडेन की, तो कोडेन होती है वो एक बेहोशी की दवा होती है, यानी कि बेहोशी की दवा के रूप में अपन किसका यूज करते हैं, कोडीन का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड, बात करें क्रचुक की, जो क्रचुक होता है फ्रेंड वो एक रबर का स्रोत पदार्थ होता है, यानी कि रबर का एक प्रोडक्ट होता है जो क्रचुक के नाम से जाना जाता है। वो यूगेनोल होता है, यूगेनोल जो लौंग होती है उसका जो सुगंधित तेल है वो क्या होता है, यूगेनोल होता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नाशय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। नंबर 1, यह मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि युक्त अंग है। 2, यह बड़ी आंत में स्थित होता है। और 3, यह अंतःस्रावी ग्रंथि और बृहस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की ग्रंथि है। तो फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, और डी है 1 और 3। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 और 3, यानी कि जो अग्नाशय होता है ये मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि युक्त अंग होता है। ओके फ्रेंड, और ये जो अंग होता है ये दोनों तरीके से ग्रंथि होती है, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि भी होती है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको बताना है इनमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा। नंबर 1 है कार्डियोलॉजिस्ट, शरीर के आंख भाग से संबंधित है। बी, नेफ्रोलॉजिस्ट, मूत्र नलिका से संबंधित है। सी, यूरोलॉजिस्ट, हृदय रोग से संबंधित है। और डी, ओकुलिस्ट, गुर्दा से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर को जाने तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 3, 4, 2, 1, यानी कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो हृदय के रिलेटेड होते हैं, यानी कि हृदय की जितने भी हृदय से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं, जितनी प्रॉब्लम्स होती है उनको ठीक करने वाले डॉक्टर्स होते हैं, उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ओके फ्रेंड, बात करें नेफ्रोलॉजिस्ट, तो नेफ्रॉन से आप समझ सकते हैं कि नेफ्रॉन होता है गुर्दा, किडनी होती है। तो नेफ्रोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड होते हैं, गुर्दा से रिलेटेड होते हैं, यानी कि गुर्दा से जितने भी किडनी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, जितने भी रोग क्रिएट होते हैं उनका उपचार करने वाले डॉक्टर्स को क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। बात करें यूरोलॉजिस्ट की, तो यूरोलॉजिस्ट है यूरिन यानी कि मूत्र से रिलेटेड, यानी कि मूत्र नलिका से उत्पन्न जितने भी विकार उत्पन्न होते हैं उनसे रिलेटेड कौन होते हैं, यूरोलॉजिस्ट होते हैं। ओके फ्रेंड, बात करें ओकुलिस्ट, तो ओकुलिस्ट का आंख से रिलेटेड है, तो ओकुलिस्ट से रिलेटेड कौन होते हैं, आंख से रिलेटेड कौन कहलाते हैं, ओकुलिस्ट कहलाते हैं। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटोसोम का क्या कार्य है। नंबर 1, जीवन की भौतिक आधारशिला होती है। 2, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। 3, कोशिका विभाजन के समय एस्टर किरणों का विकास। और 4, प्रकाश श्वसन। और 5th, तारककाय कोशिका कंकाल का निर्माण करना। तो आपको बताना है जो क्वांटोसोम होता है उसका क्या कार्य होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, क्वांटोसोम का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण की इकाई, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, क्वांटोसोम होती है। क्वांटोसोम का कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई। इसके अलावा इसके अन्य ऑप्शन है उनके बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करें जीवन की भौतिक आधारशिला, तो जो कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य प्रेजेंट होता है जिसका सबसे पहले पुरकिंजी नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था, इसकी खोज की थी। तो जीव द्रव्य को जीवन की भौतिक आधारशिला कहा जाता है। ओके फ्रेंड, बात करें कोशिका विभाजन के समय एस्टर किरणों का विकास, तो कोशिका विभाजन के समय जो एस्टर किरणों का विकास है ये तारककाय से रिलेटेड है, यानी कि तारककाय के अंदर कोशिका विभाजन के समय एस्टर किरणों का विकास होता है। और इसको देने वाले सबसे पहले थे टी बावेरी नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि जो तारककाय होता है उसके अंदर कोशिका विभाजन के समय एस्टर किरणों का विकास होता है। बात करें प्रकाश संश्लेषण की इकाई की, तो इसको देने वाले थे पार्क और
पोन नामक दो वैज्ञानिक थे। पार्क और पोन, उन दोनों ने मिलकर सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की इकाई के बारे में बताया था। ओके फ्रेंड, बात करें प्रकाश श्वसन की, तो जो पराक्षी सोम होता है, पराक्षी सोम के अंदर सबसे ज्यादा प्रकाशीय श्वसन देखने को मिलता है। और इसकी खोजकर्ता कौन है? टॉल बर्ट है। कौन है? टॉल बर्ट। ओके फ्रेंड, बात करें तारककाय व कोशिका कंकाल का निर्माण करना, तो जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, उसके अंदर जो तारककाय व कोशिका कंकाल का निर्माण होता है। और इसको देने वाले थे डी रोबोटिस नामक वैज्ञानिक थे। डी रोबोटिस, जिन्होंने सबसे पहले तारककाय में जो सूक्ष्म नलिकाएं उनमें बताया था कि जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं उनके द्वारा तारककाय व कोशिका कंकाल का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, मुझे मेरे मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा बिल्ड करता है, और मैं आपके लिए और बेटर से बेटर कंटेंट इसी तरह लाता रहूँगा। आप बस अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के घड़े मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस कारण से जल ठंडा रहता है? नंबर 1 द्रवण के कारण, 2 वाष्पीकरण के कारण, 3 ऊर्ध्वपातन के कारण, और 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो मिट्टी का घड़ा होता है, आपने देखा गर्मियों के दिनों में मिट्टी के घड़े में अपन जल रखते हैं तो काफ़ी टाइम तक ठंडा बना रहता है। तो ऐसा किस कंडीशन के कारण ऐसा होता है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 वाष्पीकरण के कारण। यानी कि जो वेपोरेशन की क्रिया होती है, वाष्पीकरण की क्रिया होती है, उसकी वजह से जो जल होता है वो हमेशा ठंडा बना रहता है। ओके फ्रेंड, क्योंकि जो ही जितनी गर्मी पड़ती है उस टाइम क्या होता है कि या गर्मी में या सर्दी में अपने फ्रीजर में अपन कोई भी सामान रखते हैं तो कुछ देर बाद में ठंडा हो जाता है। तो जो रेफ्रिजरेटर होता है वो भी वाष्पीकरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, और इसी वजह से जो मिट्टी के घड़े में जल होता है वो ठंडा बना रहता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? यानी कि आपको बताना है कि जो आइस होती है, बर्फ होती है, जब वो पिघलती है तो उस कंडीशन में ऐसी क्या कंडीशन क्रिएट होती है जिसकी वजह से उसमें कुछ ना कुछ एक नया चेंज देखने को मिलता है? तो नंबर 1 है आयतन बढ़ता है, 2 आयतन घटता है, 3 द्रव्यमान बढ़ता है, और 4 द्रव्यमान घटता है। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 आयतन घटता है। यानी कि जब बर्फ पिघलती है उस कंडीशन में उसका बर्फ का जो आयतन है वो क्या हो जाएगा? घट जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? डियर फ्रेंड, शायद इसका आंसर तो आप मुझे बता पाएंगे। अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि जो डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है। नंबर 1 उष्ण वायु प्रतिस्थापन पर, 2 वायु निर्जलीकरण पर, 3 वाष्पन शीतलन पर, और 4 वायु पुनर्जलीकरण पर। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 वाष्प शीतलन पर। यानी कि जो वाष्पीकरण की सिद्धांत होता है उसी के ऊपर जो डेजर्ट कूलर होता है वो हमेशा शीतलन का यानी कि ठंडी हवा देता है, यानी कि उसमें शीतलन बना रहता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? नंबर 1 विटामिन सी का, 2 ओमेगा 3 वसीय अम्ल का, 3 आवश्यक अमीनो अम्ल का, और 4 प्रतिऑक्सीडेंट्स का। तो आपको बताना है जो अलसी होता है वो किसका प्रचुर स्रोत होता है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। जो ओमेगा 3 वसीय अम्ल होता है उसका प्रचुर स्रोत कौन सा होता है? अलसी होता है। यानी कि अलसी में प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 वसीय अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी के बारे में आप सब जानते हैं, इसकी कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है, और इसका नाम जाने तो इसका वैज्ञानिक नाम एस्कोर्बिक एसिड होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? नंबर 1 वसा, 2 प्रोटीन, 3 कार्बोहाइड्रेट, और 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है लंबे समय तक अगर कसरत की जाती है तो उस कंडीशन में उसका मुख्य ईंधन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 वसा होता है। यानी कि जो फैट होता है, फैट लंबे समय तक कसरत करने का मुख्य ईंधन के रूप में कार्य करता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है? आपको बताना है जो भारी मशीनें होती है, कारखानों में भारी बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, उनमें स्नेहक के रूप में कौन से पदार्थ का यूज किया जाता है? नंबर 1 बॉक्साइड, 2 गंधक, 3 फॉस्फोरस, और 4 ग्रेफाइट। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ग्रेफाइट का यूज
करते हैं। यानी कि जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनमें ग्रेफाइट को स्नेहक तेल के रूप में यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। जूतों के तलों का वह भाग जो पृथ्वी के संपर्क में आता है इस प्रकार बनाया जाता है ताकि उसकी, आपको बताना कि अपन जूते पहनते हैं तो जूते का जो तल होता है वो काफ़ी मोटा बनाया जाता है, उसको इस कदर बनाया जाता है कि जो ही वो पृथ्वी के संपर्क में आता है तो उसमें से क्या क्रिया, उसमें से किस कारण से उसको इस कदर बनाया जाता है। तो नंबर 1 है मजबूती बढ़े, 2 टिकाऊपन बढ़े, 3 घर्षण बढ़े और 4 प्रत्यास्थता बढ़े। तो आपको बताना है जो जूते होते हैं उनके लिए उसको किस लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 घर्षण बढ़े। यानी कि घर्षण को बढ़ने के लिए, यानी कि जो अपन चलेंगे तो अगर घर्षण बढ़ेगा तो ही अपन अपने पैर को उठा पाएंगे, तो इसीलिए उसको घर्षण को बढ़ाने के लिए जो जूते होते हैं उनको तल को इस कदर बनाया जाता है कि वो पृथ्वी के संपर्क में आते रहते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जब नंबर 1 एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, 2 एक समान वेग से नीचे आ रही हो, 3 ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे और 4 नीचे की ओर त्वरण से गमन करे। तो आपको बताना जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जब तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। यानी कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर गमन करती है, ऊपर की ओर जाती है, उस कंडीशन में व्यक्ति को अपना भार अधिक महसूस होता है, और जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो व्यक्ति को अपना भार हल्का लगता है। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे, उस कंडीशन में लिफ्ट में व्यक्ति का भार अधिक होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किससे सीधे ही ऊर्जा प्राप्त होती है। नंबर 1 सूर्य से, 2 समुद्र से, 3 अंतरिक्ष से और 4 वायुमंडल से। तो आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जिसकी वजह से सीधे ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं फ्रेंड, आप अच्छे से जानते हैं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सूर्य से। यानी कि सूर्य एक ऐसा स्रोत होता है जिससे हमें सीधे ही ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया से घड़ी में क्या चेंज देखने को मिलता है। नंबर 1 विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, 2 दाब ऊर्जा संग्रहित होती है, 3 गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है और 4 स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। तो आपको बताना है जो घड़ी में अपन जब चाबी भरते हैं तो घड़ी में क्या प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 घड़ी में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। यानी कि स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होने की वजह से घड़ी में क्या होता है, निरंतर परिवर्तन होता है और जो समय का चक्कर है वो निरंतर घूमता हुआ दिखाई देता है। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या वाकई में आपको ये लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप में उसमें शेयर कीजिए। अब इससे इतना सा होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप अपने जीएस नॉलेज को गेन कर पाएंगे और मेरा भी एक छोटा सा मैसेज है वो आप सब तक पहुँच पाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप जितने भी न्यू स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं तो वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को गेन कर सकें। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपका एक और साथ में चैनल को, अगर आप चैनल को अवश्य लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी सोशल मीडिया के रूप में उसमें शेयर कीजिए और चैनल को लाइक अवश्य कीजिए वीडियो को। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है और मैं आपके लिए और अच्छा सा कुछ निरंतर नया प्रयास करने की कोशिश करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।